हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जान रहे हो कि हम पीडियाट्रिक के एमसीक्यूज़ ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो उसके एक्सप्लेनेशन इमेज बेस्ड, जिससे आपको प्रॉपरली शॉर्ट टाइम में ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मोस्ट में इमेजेस हमने डाल के आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, पीडियाट्रिक एमसीक्यूज़ पार्ट 4 को लेकर आए हैं। उसमें भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आस्क्ड या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या फिर प्रोजेक्टेड जो कि आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम लेके आए हैं पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर अ चाइल्ड। यहाँ पे नर्स प्रिपेयर कर रही है एक चाइल्ड को केयरिंग के लिए आफ्टर टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिलेक्टॉमी के बाद में यहाँ पे नर्सिंग केयर चल रहा है। द नर्स डॉक्यूमेंट्स ऑन द प्लान ऑफ केयर टू प्लेस द चाइल्ड इन विच पोजिशन। यहाँ पे केयर प्लान पे नर्स कौन सा पोजिशन बच्चे को देने का प्लान कर रही है? इज इट सुपाइन पोजिशन, ओके, साइड लाइन पोजिशन, हाई फाउलर्स पोजिशन और ट्रेंडलबर्ग्स पोजिशन। यहाँ पे इन चारों पोजिशंस में से नर्स जो है बच्चे को कौन सा पोजिशन देने का प्लान कर रही है? सो यहाँ पे आवर राइट आंसर वुड बी साइड लाइन पोजिशन, दैट इज ऑप्शन 2। ओके, टॉन्सिलेक्टॉमी जो है सर्जिकल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड इन अ प्रोन और अ साइड लाइन पोजिशन आफ्टर द सर्जिकल प्रोसीजर टू फैसिलिटेट ड्रेनेज, क्योंकि यहाँ पे माउथ में से ड्रेन होना है। ओके, अगर ब्लीडिंग वगैरह कुछ हुआ, ड्रेनेज अगर करना है, तो यहाँ पे साइड लाइन पोजिशन दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्रेनेज प्रॉपरली होगा और यहाँ पे एस्पिरेट होने का या फिर ब्लॉकेज होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजिशन हियर इज साइड लाइन पोजिशन, जो कि टॉन्सिलेक्टॉमी में एक नर्स प्लान करेगी बच्चे को देने के लिए, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज साइड लाइन पोजिशन। Next question, clinic nurse reads the result of a tuberculin skin test, that is TST. Tuberculin skin test को एक नर्स रीड कर रही है of a 3-year-old child. The results indicates an area of induration measuring 10 mm. यहाँ पे tuberculin skin test किया गया है, उसके रिजल्ट्स को नर्स रीड कर रही है और जो इंड्यूरेशन है उसका एरिया जो है वो 10 mm का आया है। ओके, अब नर्स शुड इंटरप्रेट दीज रिजल्ट्स एज ऑफ विच। अब इस फाइंडिंग्स में से कौन सी फाइंडिंग जो है वो 10 mm का इंड्यूरेशन को अप्रोप्रिएटली इंडिकेट करती है? ओके, इज इट पॉजिटिव? 10 mm आया तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर इनकंक्लूसिव है या फिर ऑप्शन 4 दैट इज डेफिनेटिव एंड रिक्वायरिंग अ रिपीट टेस्ट। यहाँ पे रिपीट करना है, ये ऑप्शन दिया गया है। सो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, इनकंक्लूसिव और डेफिनेट है बट रिक्वायर अ रिपीट टेस्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर वुड बी 10 mm को ध्यान में रख के राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 10 mm आया है, सो इट इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, Induration measuring 10 mm or more is considered to be positive result in children younger than 4 years. That is criteria होता है कितने साल का बच्चा है। सो 4 साल के नीचे का बच्चा है तो 10 mm का जो इंड्यूरेशन है वो पॉजिटिव माना जाता है। एंड इन चिल्ड्रन विथ क्रॉनिक इलनेस में भी ये पॉजिटिव माना जाता है और एट हाई रिस्क फॉर एक्सपोजर टू ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सो हाई रिस्क या फिर क्रॉनिक इलनेस का है या फिर एट अ हाई रिस्क फॉर एक्सपोजर अगर है ट्यूबरकुलोसिस का, तो 10 mm का ड्यूरेशन का जो इंड्यूरेशन है स्किन टेस्ट में वो पॉजिटिव माना जाता है। अ रिएक्शन ऑफ 5 mm ऑफ मोर इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द हाईएस्ट रिस्क ग्रुप। अगर हाईएस्ट रिस्क ग्रुप में अगर क्वेश्चन में होता तो यहाँ पे 5 mm का भी पॉजिटिव माना जाता है, सच एज चाइल्ड विद इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन, जिसमें एक इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन हो, और अ चाइल्ड विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV इन्फेक्शन। HIV का अगर चाइल्ड होता है तो 5 mm का इंड्यूरेशन भी पॉजिटिव माना जाता है। ओके, अ रिएक्शन ऑफ 15 mm और मोर इज पॉजिटिव इन चिल्ड्रन 4 years और ओल्डर विदाउट एनी रिस्क फैक्टर्स।
अगर बच्चा 4 साल के ऊपर, अभी एज दिया गया था 3 इयर्स, ओके, एंड देन इन ड्यूरेशन दिया गया था 10 mm, सो द रिजल्ट इज पॉजिटिव। बट बच्चे की एज अगर 3 इयर्स से ऊपर दी जाती या फिर 4 इयर्स से ऊपर दी जाती, अप्रॉक्सीमेटली समझ लो 10 इयर्स दी जाती, तो 10 mm का ड्यूरेशन जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव माना जाता, क्योंकि अगर 4 साल के ऊपर का बच्चा है तो यहाँ पे 15 mm का ड्यूरेशन होना चाहिए पॉजिटिव इंडिकेट करने के लिए। सो दीज आर फ्यू क्राइटेरिया जो कि स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट में आपको जानने के लिए ज़रूरी है। बट यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज पॉजिटिव। इंड्यूरेशन किस तरह से नापा जाता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। यहाँ पे समझ लो इंड्यूरेशन मतलब स्किन में यहाँ पे एरिथमा फॉर्मेशन हुआ है, बट यहाँ पे करेक्ट मेजरमेंट आपको इस एरिथमा का नहीं लेना है, ये जो बल्ब ऊपर आया है उतने का ही आपको मेजरमेंट लेना है। सो पूरा एरिथमा कितना आया है वो नहीं लेना है, सिर्फ आपको करेक्ट इंड्यूरेशन कितना आया, फिर जो बल्ब ऊपर रेज्ड है वो कितना आया है वही लेना है। पूरा इंड्यूरेशन का मेजरमेंट लोगे दैट इज इनकरेक्ट, ओके। जो पूरा जो मतलब एरिथमा जो फॉर्मेशन हुआ है या फिर रेडनेस जो फॉर्मेशन हुआ उसका पूरा का मेजरमेंट दैट इज इनकरेक्ट। ओनली इंड्यूरेशन पार्ट दैट इज जो ऊपर आया है बल्ब उस या फिर रेज्ड पोर्शन जो है आफ्टर द स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट उसी का मेजरमेंट लेना है। सो दिस वाज अनदर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पे ज़रूरी है, ओके। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज अ नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा गया है, कौन से चाइल्ड में पूछा गया है, अ चाइल्ड विद मेनिंजाइटिस। सो मेनिंजाइटिस की कंडीशन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिसको आप मोस्ट सीरियस मानोगे, इज इट एपिलेप्सी, ओके, ब्लाइंडनेस, मोस्ट सीरियस पे ध्यान देना है, ओके, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, ओके, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, एपिलेप्सी, ब्लाइंडनेस, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस। ये चारों ही ऑप्शंस आपको इस कंडीशन से मैच होते हुए लगते हैं, बट यहाँ पे आपको मेनिंजाइटिस को रिलेटेड सीरियस मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है उस पे ध्यान देना है। सो यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स। अब ये किसको इंडिकेट करती है या फिर कौन सा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स दैट इज इन वाटरहाउस फ्रीडरिचसन सिंड्रोम। सो ये बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। सो इट इज़ वाटरहाउस फ्रीडरिचसन syndrome, okay, it is a serious complication of meningococcal meningitis. It is caused by bilateral adrenal hemorrhage. यहाँ पे क्या होता है, bilateral adrenal hemorrhage हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे ये जो complication है वो बहुत serious हो जाती है। The resultant acute adrenocortical insufficiency causes profound shock. कि यहाँ पे एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी हो जाती है और एड्रिनल कॉर्टिकल इनसफिशिएंसी की वजह से शॉक हो जाता है। एंड इस कंडीशन दैट इज वाटरहाउस फ्रीडरिचसन सिंड्रोम, इस कंडीशन के अदर सिम्टोमेटोलॉजी में क्या क्या दिखाई देगा, पीटीचिए, ओके, एक्यूमोटिक लीजन्स, वॉमिटिंग, प्रोस्ट्रेशन और हाइपोटेंशन, ठीक है, ये सारे अदर सिम्टोमेटोलॉजी है। और पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स ये आपको ऑप्शन में दिया गया था जो कि इसका साइन है वाटरहाउस फ्रीडरिचसन सिंड्रोम का। अब इन अ शॉर्ट हम ये भी देख लेते हैं कि वाटरहाउस फ्रीडरिचसन सिंड्रोम क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, इसमें बायलैटरल एड्रिनल हेमोरेज होता है और उसकी वजह से एक्यूट एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी होती है। बट ये किस तरह से अदर सिम्टोमेटोलॉजी इसमें दिखाई देते हैं, अगर इसका नाम आ ही गया है तो इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ देख रहे हो कि ये एड्रिनल ग्लैंड्स है, यहाँ पे उसका इनसफिशिएंसी होने की वजह से ये सिंड्रोम दैट इज वाटरहाउस फ्रीडरिचसन सिंड्रोम होता है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल पीटीचिए एंड हेमोरेज इनटू द स्किन होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मल्टीपल पीटीचिए, हाँ, और हेमोरेज इनटू द स्किन। हेमोरेज की वजह से मल्टीपल पीटीचिए जो है वो आपको इस बेबी में दिखाई दे रहे हैं। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। यहाँ पे लाइफ डेथ का बहुत बड़ा चांसेस होता है, ओके।
Arterial pressure falls progressively, pulse is rapid and hard, cyanosis, vomiting, often with blood and convulsions. The patient dies in 16 to 30 hours after the onset of the disease unless an emergent or urgent and effective therapy is given. अर्जेंट या फिर इमरजेंसी लेके इसको ट्रीट ना किया जाए तो बच्चा 16 to 30 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पे डेथ हो जाती है. दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन. सो यहाँ पे इस सिंड्रोम को याद रखिए और आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकता है. सो ये सिंड्रोम भी याद रखना ज़रूरी है. दैट इज़ वॉटरहाउस फेडरिक्सन सिंड्रोम. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नर्स इज केयरिंग फॉर अ 3 month old इन्फेंट. यहाँ पे एज दी गई है 3 month old इन्फेंट हु इज डायग्नोज्ड विद कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म. यहाँ पे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है बच्चे को 3 month old. ओके, व्हाट शुड द पेरेंट्स बी टोल्ड ऑफ द प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ द इन्फेंट्स फ्यूचर इफ ट्रीटमेंट इज नॉट बिगन इमीडिएटली. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 3 month old बेबी है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये नोन है. और अब आपको पेरेंट्स को कौन सा सजेशन देना है, कौन सा क्लिनिकल कंडीशन के बारे में सजेशन देना है कि आपको इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे मिक्सिडीमा हो जाएगा ये आपको बोलना है, या फिर थायरॉयडॉक्सिकोसिस हो जाएगा ये बोलना है, या फिर स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा ये बोलना है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा ये बोलना है. सो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएटली आपको जो बोलना है दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन. यहाँ पे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज द रिजल्ट ऑफ इनसफिशिएंट सिक्रीशन बाय द थायराइड ग्लैंड बिकॉज ऑफ एन एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियोजेनिक डिफेक्ट की वजह से ही यहाँ पे हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे कंजेनाइटल है यहाँ पे. ओके, डिक्रीज थायराइड हार्मोन अफेक्ट्स द फीटस बिफोर बर्थ. यहाँ पे फीटस को बर्थ के पहले यहाँ पे ये इफेक्ट कर रहा है. दैट इज ड्यूरिंग सेरिब्रल डेवलपमेंट. यहाँ पे सेरिब्रल डेवलपमेंट के टाइम ही इफेक्ट कर रहा है. सो इट इज लाइकली दैट देयर विल बी सम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एट बर्थ. यहाँ पे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होंगे कुछ एक एट बर्थ. सो ट्रीटमेंट बिफोर 3 months विल प्रिवेंट फर्दर डैमेज. यहाँ पे 3 महीने से पहले आप अगर ट्रीटमेंट लोगे तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट्स जो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो. तो यहाँ पे इस पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से आप देख सकते हो कि अगर एक कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट या फिर बच्चा अनट्रीटेड रह गया सो क्या क्या क्लिनिकल कंडीशंस हो सकती है. जॉन्डिस हो सकता है. ओके, पुअर फीडिंग हो सकता है, हाइपोटोनिया, मैक्रोग्लॉसिया दैट इज लार्ज टंग, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो लार्ज टंग दैट इज नोन एज मैक्रोग्लॉसिया, लार्ज फॉन्टेनस और डिलेड क्लोजर, कोर्स फेशियल फीचर्स, मेंटल रिटार्डेशन जो कि अपने ऑप्शन में था. ओके, एंड शॉर्ट स्टेचर. सो यहाँ पे अपना ऑप्शन में मेंटल रिटार्डेशन था. दैट इज द राइट ऑप्शन विच यू शुड क्लिक अवे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विद कंडीशन नोन एज फिनाइल कीटोनूरिया दैट इज PKU. ओके, यहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया. ओके, ये कंडीशन है. व्हाट डाइट शुड द नर्स एंटिसिपेट विल बी ऑर्डर्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. यहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया है दैट इज PKU. यहाँ पे कौन सा डाइट में कौन सा डाइट रेजिम है जो कि फॉलो होगा. ओके, सो इज इट फैट फ्री डाइट, प्रोटीन एनरिच्ड डाइट, फिनाइल एनालाइन फ्री डाइट और लो फिनाइल एनालाइन. यहाँ पे फिनाइल एनालाइन जो है वो बिल्कुल नहीं देना है या फिर लो फिनाइल एनालाइन देना है. सो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 दैट इज low phenylalanine diet. Okay, because phenylalanine is an essential amino acid, it must be provided in quantities sufficient for promoting growth while maintaining safe blood levels. यहाँ पे blood levels जो है उनको maintain भी करना है, but क्योंकि phenylalanine जो है वो एक essential amino acids है, इसको आपको बच्चे को देना भी ज़रूरी है, बट इस तरह से देना है जिसमें इसका जो लेवल है वो ब्लड में सेफ मेंटेन होता रहे.
In phenylketonuria, the absence of hepatic enzyme that is phenylalanine hydroxylase prevents metabolism of hydroxylation to tyrosine. यहाँ पे ये जो फिनाइलएनालाइन हाइड्रोक्सिलेज है ये एक हेपेटिक एंजाइम है जो कि इन पेशेंट्स में जिनको फिनाइलकेटोन्यूरिया होता है ये एब्सेंट होता है. ओके इसके वजह से क्या होता है मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन इस मेटाबॉलिज्म हाइड्रोक्सिलेशन टू टायरोसिन ऑफ द एमिनो एसिड विच इज फिनाइलएनालाइन ये नहीं हो पा रहा है. ओके द इंक्रीज्ड फ्लूइड लेवल्स ऑफ फिनाइलएनालाइन इन द बॉडी and the alternate metabolic byproducts that is phenyl ketones. अब क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में इसीलिए फिनाइलएनालाइन का जो पार्ट है वो इंक्रीज होता था. इंक्रीज्ड फ्लूइड लेवल्स में फिनाइलएनालाइन का फ्लूइड लेवल इन दी बॉडी इंक्रीज होता है एंड द अल्टरनेट मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स. तो इसका अल्टरनेट मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं फिनाइल कीटोन्स वो प्रोड्यूस हो जाते हैं आर एसोसिएटेड विद सिवियर मेंटल रिटार्डेशन इफ नॉट आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड अर्ली. यहाँ पे क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे बॉडी फ्लूइड लेवल्स में फिनाइलएनालाइन की मात्रा बढ़ जाती है उसके बाय प्रोडक्ट्स जो दैट इज फिनाइल कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है. वो मात्रा बढ़ने की वजह से सिवियर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट अर्ली नहीं हुआ तो. इसीलिए यहाँ पे फिनाइलएनालाइन की मात्रा आपको बॉडी में कम करनी है. सो डाइट में फिनाइलएनालाइन की मात्रा कम रखनी है बट एकदम बंद नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल अमाइनो एसिड. सो उसकी जो लेवल जो है वो मेंटेन करना है इसीलिए लो लेवल्स ऑफ फिनाइलएनालाइन इज द राइट आंसर ओवर हियर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आफ्टर डिस्कशन विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर the parents of an infant with patent ductus arteriosus. यहाँ पे कौन सा कंडीशन दिया गया है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस दिया गया है. ये पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस तो यहाँ पे उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं ask the nurse to explain once again what PDA is और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस क्या होता है ये आपको फिर से पूछ रहे हैं. तो नर्स का जो रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए इज इट क्या होता है मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे पूछा गया है कि पीडीए क्या होता है. ओके यहाँ पे आंसर है द डायमीटर ऑफ द आयोटा इज एनलार्ज्ड ये होता है पीडीए. या फिर ऑप्शन 2 द वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज ओपन. लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स का वॉल्स जो है बीच का वो ओपन रहता है. ऑप्शन 3 इज इट अ नैरोइंग ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी का जो ओपनिंग है उसका वो नैरो है. या फिर ऑप्शन 4 इज इट अ कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आयोटा कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में कनेक्शन है. सो व्हाट इज पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस. सो राइट आंसर इज द ऑप्शन 4 कि यहाँ पे कनेक्शन है. ओके सो अब पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस पेटेंट मतलब क्या. ओके बिफोर बर्थ क्या होता है फीटल ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है इज शंटेड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली ऑक्सीनेशन ब्लड जाता है वाया द डक्टस आर्टीरियोसिस. ये होता है इन यूट्रो. ओके अ कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अयोटा. यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में नॉर्मल एक कनेक्शन होता है क्योंकि फीटस पे ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे इस तरह से सर्कुलेशन होना है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में कनेक्शन की वजह से डायरेक्टली जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेशन में जाता है. अब आफ्टर बर्थ क्या होता है आफ्टर बर्थ द इंक्रीज ऑक्सीजन टेंशन जो ऑक्सीजन टेंशन जो है वो बॉडी में बढ़ने की वजह से ये जो शंट है या फिर ये जो ओपनिंग है जो कि नॉर्मल है ये कनेक्शन बंद हो जाता है. कॉजेज अ फंक्शनल क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टीरियोसिस. ओके सो ये जो डक्टस आर्टीरियोसिस है इसका क्लोजर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अब बच्चा खुद ऑक्सीजन ले रहा है. फीटस में ऑक्सीजन वाया दी प्लासेंटा जा रहा है. ओके सो ओकेजनली अब कुछ ही कंडीशन में जैसे प्री टर्म कंडीशंस हो सकती है पर्टिकुलरली प्री टर्म बच्चों में ये वेसल्स जो है वो ओपन रह जाती है. जो डक्टस आर्टीरियोसिस जो है ना ये डक्टस आर्टीरियोसिस ये
जैसे कि फीटल में रहती है वैसे ओपन रह जाती है, दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन दी पल्मोनरी आर्टरी एंड दी आयोटा, ये ओपन रह जाती है एंड इट इज नोन एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो अगर ओपन रह जाए तो इट इज नोन एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो ये आपको समझा के देना है, दैट इज द राइट आंसर कि यहाँ पे एक ओपनिंग जो है पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा के बीच में रहती है, दैट वाज द ऑप्शन 4 विच इज़ द राइट आंसर। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए कि ये कहाँ होती है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से इसकी मदद से इसको समझते हैं। नॉर्मली एक हेल्दी हार्ट में दैट इज आफ्टर बर्थ का प्रोसीजर बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके, एंड राइट वेंट्रिकल से दिस गोज आउटसाइड, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड यहाँ पे से आयोटा में जाता है, ओके। सो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड इसमें पल्मोनरी वेसल्स पे और आयोटा में कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी में और लंग्स की तरफ से जो ब्लड जा रहा है उनके बीच में कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, कोई आयोटा में और यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, पेटेंट सी मतलब यहाँ पे एक कनेक्शन आयोटा में और जो लंग्स की तरफ जा रहा है, जो अपना पल्मोनरी वेसल है उस पे एक कनेक्शन रह जाता है, दैट कनेक्शन इज नोन एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। सो दिस इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि इससे रिलेटेड ही है, आई मीन दी ऑर्गन से रिलेटेड है, कंजेनिटल एनोमली से। नाउ क्वेश्चन इज विच कार्डियक डिफेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। अभी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें टेट्रालॉजी मतलब 4 डिफेक्ट्स होते हैं और ये 4 डिफेक्ट्स आप भूलना बहुत स्वाभाविक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, व्हाट इज टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ओके। सो इज इट ऑप्शन ए, दैट इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर डिफेक्ट्स एंड माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस, ये है, या फिर ऑप्शन 2 दैट इज ओरिजिन ऑफ द आयोटा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है, या फिर ऑप्शन 3 राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ventricular septal defect, pulmonic stenosis and overriding of the aorta, okay. Or option 4 that is altered connection between the pulmonary artery and the aorta, right ventricular hypertrophy and arterial septal defects. So यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, 4 आपको सिम्टोमेटोलॉजी दी है, आप पढ़ते हो तो भी कंफ्यूज हो जाओगे, बट 4 चीज़ें जो आपको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जानते ही आपको याद आनी चाहिए, वो है आपका ऑप्शन 3 दैट इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो कि हम चलो इसमें अच्छे से देखेंगे, ऑप्शन 3, ओके। ऑप्शन 3 में ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, पहले ऑप्शन 3 को हम अच्छे से देखते हैं कि ऑप्शन 3 टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में क्या है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कंसिस्ट्स ऑफ 4 डिफेक्ट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया 4 डिफेक्ट्स, 3 ऑफ देम आर एनाटॉमिकल डिफेक्ट है 3, विच इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओके, पल्मोनिक स्टेनोसिस एंड ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। सो ये 3 जो है ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, हम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से अच्छे से समझेंगे इसे, बट देन ऑल्सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स जो हैं उनमें जो बीच में सेप्टम होता है उसका डिफेक्ट, फर्स्ट पल्मोनिक स्टेनोसिस, ठीक है, पल्मोनिक का स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, आयोटा की ओवरराइडिंग, और 4th डिफेक्ट जो है वो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये एनाटॉमिक डिफेक्ट जो है इट इज सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी टू व्हाट, सेकेंडरी टू इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू दी ब्लड फ्लो इन दैट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी कंडीशन है, ये 3 कंडीशन की वजह से ये चौथी कंडीशन हो जाती है, इसीलिए पहले तो एनाटॉमिकली 3 ही होती है एंड देन बिकॉज ऑफ दिस ये चौथी हो जाती है, विच इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, which is the result of increased resistance to the blood flow in that ventricle. अब ये जो कंडीशन है इसको हम अगर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से अगर देखें, so it looks something like this,
अब इसमें क्या देख रहे हो आप, इसमें देख रहे हो ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। यहाँ पे आयोटा का ओवरराइडिंग हो रहा है, आयोटा अपने नॉर्मल पोजीशन से ओवरराइड कर रही है। पल्मोनिक स्टेनोसिस हो रहा है, यहाँ पे पल्मोनिक स्टेनोसिस हो रहा है, यहाँ पे स्टेनोसिस है, यहाँ पे देखो ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, सो दिस इज स्टेनोसिस। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम है वहाँ पे डिफेक्ट है, पूरा सेप्टम नहीं है, यहाँ पे स्टेनोसिस है, यहाँ पे ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा है। एंड देन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो राइट वेंट्रिकल का जो वॉल है उसका यहाँ पे आपको हाइपरट्रॉफी दिखता है। सो दिस इज टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ओवर एंड अगेन इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसके घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो है ये 4 ऑप्शंस जो हैं यही राइट ऑप्शंस हैं, इनमें से 3 दे देंगे, एक चौथा पूछेंगे, 2 दे देंगे, 2 पूछेंगे या फिर चारों पूछेंगे। सो इस हिसाब से आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है, इसमें से कौन सा भी ऑप्शन आपको पूछा जा सकता है। सो दिस इज टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड न्यूली डायग्नोस्ड विद व्हाट, सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। Tell a nurse that even though they were told that it is an inherited disorder, यहाँ पे उनको बोला गया है कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि माँ बाप से बच्चों को मिला है। ओके, there is no history of cystic fibrosis in the family। अब ये बोल रहे हैं कि हमारी फैमिली में तो सिस्टिक फाइब्रोसिस किसी को हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो ये एक इनहेरिटेड है या फिर बच्चों को हमारी फैमिली से मिला है। ओके, सो कैसे, हाउ द नर्स विल क्लैरिफाई द वे इट वॉज इनहेरिटेड, किस तरह से ये फैमिली टू फैमिली इनहेरिट होता है, ये किस हिसाब से क्लासीफाई करेगी। सो किस ऑप्शन 1 इज इट इज अ म्यूटेटेड जीन, म्यूटेशन हुआ है जीन का, या फिर ऑप्शन 2 इट इन्वॉल्व्स अ एक्स लिंक्ड जीन, इसमें एक्स लिंक्ड जीन इन्वॉल्व है, या फिर ऑप्शन 3 द इनहेरिटेंस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, या फिर ऑप्शन 4 दैट इनहेरिटेंस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इन शॉर्ट आपको पूछा गया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है इसमें जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है वो किस प्रकार की होती है, म्यूटेशन होता है, एक्स लिंक्ड जीन है, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इन शॉर्ट आपको पूछा गया है सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में घुमा फिरा के। सो आपका राइट आंसर होगा इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, दैट इज ऑप्शन 3। अब क्योंकि ऑप्शन में ही दिया गया था कि माँ बाप में फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो फिर बच्चे को कैसे आया, ये इसी तरह से आ सकता है क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव का क्या मतलब होता है, रिसेसिव का मतलब होता है कि जब तक दोनों पेरेंट में ये जो डिसऑर्डर है ये रिसेसिव फॉर्म में या फिर कैरियर फॉर्म में होगा, तो ये कैरियर जो होगा वही जाके आगे जाके बच्चे में डोमिनेंट होगा, क्योंकि ये रिसेसिव है। डोमिनेंट होता है तो वो एक में ही होगा तो दूसरे में आ जाता है, बट यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, जीन ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब यही होता है कि दोनों पेरेंट में अगर है ये कैरियर फॉर्म में तो ही ये बच्चे में एज अ डिजीज आ सकता है। सो इट इज बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो कैरियर्स होते हैं। Carrier, the gene for cystic fibrosis is recessive and the parents do not have the disease। पेरेंट्स में क्योंकि ये पेरेंट्स कैरियर होते हैं और ये जीन रिसेसिव है तो पेरेंट्स में डिजीज नहीं होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ विशियस म्यूकस बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन द लंग्स। एक्चुअली सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जेनेटिक जो है वो रीलोकेशन जो होता है क्रोमोसोम 7 में CTFR जीन का, उस हिसाब से होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये क्लोरीन जो होता है जो बॉडी में फ्लूइड में अपन को सोडियम एंड क्लोराइड दोनों चाहिए रहता है। ओके, सो यहाँ पे क्लोरीन का जो इनटेक एंड आउट सेलुलर लेवल पे जो लेन देन होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम होने की वजह से क्लोरीन जो है वो सेल्स वापस ले नहीं पाते, इसीलिए जब प्रोडक्शन होता है तो क्लोरीन की मात्रा फ्लूइड्स में ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो बच्चा है उसका स्किन में स्वेट जो रहता है वो भी सॉल्टी हो जाता है क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा होता है। बिकॉज क्लोरीन फ्लूइड में नहीं अवेलेबल है इसलिए फ्लूइड्स जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस केस में दिया हुआ है कि लंग्स में ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे ये लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स में भी जो भी फ्लूइड है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
नेक्स्ट फर्स्ट इज लंग, नेक्स्ट इज पैनक्रियाज एंड ऑल अदर ऑर्गन्स। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है या फिर जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है बिकॉज इट इज़ लैक ऑफ क्लोरीन। ओके, यहाँ पे थिक होने की वजह से जो म्यूकस है वो ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप मतलब क्योंकि वो बाहर बॉडी से वो थिक स्ट्रिंजी हो जाता है और वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि वो एक जगह पे काफ़ी दिन तक ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है एंड ये जो सीलिया की लाइनिंग में अधेर हो जाता है एंड कैन नॉट बी एक्सपेल्ड बाय दी सीलिया, ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवे एंड फेवरिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन्फेक्शन। ये लंग्स के बारे में दे रखा है, बट सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको मल्टी सिस्टमिक है। सो यहाँ पे लंग्स फर्स्ट जो मेजर ऑर्गन जो अफेक्टेड है वो होता है, बट सिस्टिक फाइब्रोसिस में पैनक्रियाज इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो भी फॉर्मुलेट, उसका भी जो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन्स में नहीं आ पाते। सो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे इसके जेनेटिक लेवल पे या फिर उसका जो ऑटोसोमल रिसेसिव ये डिसऑर्डर है इस हिसाब से। तो ये किस हिसाब से जाता है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से इन अगर आप समझना चाहो कि जेनेटिकली रिसेसिव जो है वो किस तरह से एक से पेरेंट से किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि जो पेरेंट्स होते हैं बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। यहाँ पे क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है तो दोनों पेरेंट्स का कैरियर होना ज़रूरी है। अगर दोनों पेरेंट्स में ये जीन कैरियर में फॉर्म में है तो दोनों में डिजीज़ नहीं होगा। बट अब ये जो पार्ट है येलो पार्ट समझ लो, ये रिसेसिव यहाँ पे जीन जो है, ये जो जीन है ये कैरियर वाला जीन है, ये नॉर्मल वाला है, जो ब्लैक पार्ट में है ये नॉर्मल वाला है। तो जिनको ये नॉर्मल वाला पार्ट मिलेगा तो यहाँ पे 50% ऑफ द चाइल्ड में यहाँ पे 50% कैरियर होंगे, क्योंकि इनमें आधा नॉर्मल एंड आधा कैरियर वाला पार्ट है, ठीक है। बट रेस्ट 50% में 25% कर दो, 25% में कैरियर जीन भी नहीं होगा, अनअफेक्टेड होगा, क्योंकि दोनों में ये ब्लैक वाला पार्ट गया। ओके, सो ये वाला जो बच्चा होगा वो अनअफेक्टेड होगा। तो सिर्फ 25%, रेस्ट 25% पे ये कैरियर मिलके यहाँ पे डोमिनेंट होता है और इस बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस मिलेगा। सो इस हिसाब से हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि ना तो इसके किसी भाई बहन को सिस्टिक फाइब्रोसिस है और ना इसके माँ बाप को सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस सिर्फ इस एक ही बच्चे को आया है, वो इस हिसाब से आता है क्योंकि यहाँ पे आधे आधे जीन्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन में होते हैं, इसीलिए 50% कैरियर होंगे, रेस्ट 50% में 25% होगा, 25% में सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा और 25% में कैरियर जीन भी नहीं होगा। सो इस तरह से इसका जेनेटिक फॉर्मुलेशन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ पे कौन सा है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम हैज रिपीटेड रिलैप्सेस। ओके, रिपीटेडली उसको रिलैप्सेस हो रहे हैं। ओके, as the child gets older, what is the most important for the nurse to help the child develop? अब इसको रिपीटेडली रिलैप्स हो रहे हैं, मतलब रिपीटेडली इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के रिलैप्स हो रहे हैं। ओके, तो अब बच्चा जो जैसे जैसे बड़ा होगा तो मोस्ट फोकस वाली चीज़ नर्सिंग के लिए या फिर उस बच्चे के लिए नर्स को क्या एडवाइस करनी है? सो ऑप्शन 1 पॉजिटिव बॉडी इमेज, ऑप्शन 2 एबिलिटी टू टेस्ट यूरिन, खुद का यूरिन टेस्ट करने की एबिलिटी, ऑप्शन 3 फाइन मसल कोऑर्डिनेशन, या फिर ऑप्शन 4 एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबल स्टेरिलिटी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो बच्चे के लिए मोस्ट सुटेबल है, जो कि नर्स ने उसको ध्यान देना चाहिए? सो द ऑप्शन और द राइट आंसर हियर इज आवर ऑप्शन ए, दैट इज पॉजिटिव बॉडी इमेज। भी पॉजिटिव बॉडी इमेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं, जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, वो उनको इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दी जाती है। ओके, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दी जाती है क्योंकि जैसे हमने देखा उसको रिलैप्सेस काफ़ी थे। ओके, इंक्लूडिंग स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स भी दी जाती है। ड्यूरिंग एक्सरबेशन, जैसे कि रिलैप्स हुआ, दे मे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक पेल ओवरवेट अपीयरेंस फ्रॉम द इडिमा। अब जब रिलैप्स होता है या फिर एग्जैजरबेट होता है कंडीशन, और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट चल रही है, तो यहाँ पे बच्चे को पेल, ओवरवेट हो सकता है बच्चा, अपीयरेंस जो इडिमा जो होता है ना, इडिमा की वजह से पूरा पफ टफ बच्चा, एकदम फूगा हुआ बच्चा दिखता है। ओके, स्टीरॉइड्स का साइड इफेक्ट्स इंक्लूड
ग्रोथ रिटार्डेशन, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट, क्योंकि स्टेरॉइड इसको काफ़ी टाइम से दिए जा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट में ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, कैटरैक्ट्स हो सकते हैं, ओबेसिटी, हर्सिटिज्म और इतना सारा कुछ बॉडी में चेंजेस होने की वजह से चाइल्ड में बिकम वेरी सेंसिटिव अबाउट दी चेंजेस इन देयर ग्रो। जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी बॉडी में इस तरह चेंजेस जो हो रहे हैं, तो ये बच्चा काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है। इसीलिए बच्चे का पॉजिटिव बॉडी इमेज को या फिर उसके बॉडी को रिलेटेड उसको पहले से ही समझा के उसको मेंटली प्रिपेयर्ड रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट का पार्ट इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि अपना ऑप्शन ए था। यहाँ पे बच्चा किस तरह से दिख सकता है, बच्चा देखो इस तरह से डिप्रेस्ड हो सकता है क्योंकि उसका जो बॉडी है वो काफ़ी चेंज है नॉर्मल लोगों से, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड बिकॉज ऑफ द इडिमा विच इज़ प्रेजेंट नॉर्मली इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो यहाँ पे पॉजिटिव बॉडी इमेज बनाए रखना, बेबी को खुद में कॉन्फिडेंस रखना कि उसको ये सारे चेंजेस जो हैं वो होंगे, ये कॉन्फिडेंस दिला के रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पे अपना पीडियाट्रिक एमसीक्यूज़ का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एकत्रित करके आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।